Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about trade war that may start again with return of Donald Trump as the US president. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. क्या होता है ट्रेड वॉर वो समझते हैं। तो देखिए, जब एक देश दूसरे देशों से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगता है, मेनली बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको हम लोग टैरिफ रेट्स कहते हैं। तो बाय इम्पोजिंग टैरिफ रेट्स, हायर टैरिफ रेट्स, अगर एक देश दूसरे देशों से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगता है और फिर जो सामने वाला देश है जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो भी रिटेलिएट करने लगता है कि अच्छा तुम मेरे प्रोडक्ट के ऊपर अपने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हो, तो चलो अब तुम्हारे प्रोडक्ट जब हमारे देश में आएंगे तो हम भी उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। जब इस तरह के सिचुएशन अराइज होते हैं तो फिर कहा जाता है कि दो देशों के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। ट्रेड वॉर व्हेन कंट्रीज इम्पोज टैरिफ, हायर टैरिफ रेट्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, बट मेनली जो ट्रेड रिलेटेड बैरियर होता है वो टैरिफ रेट्स ही होते हैं। इंक्रीज्ड इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन टू कंट्रीज स्लैप सच टैरिफ बैरियर्स ओवर ईच अदर, देन सच सिचुएशन इज नोन एज ट्रेड वॉर। जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट थे पिछले बार साल 2016 से लेकर के 2020 तक, उसको आप कह सकते हैं ट्रंप 1.1 रेजीम, उसमें अक्सर आपने विटनेस किया यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर, जहाँ पे अमेरिका ने चाइना से आने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और फिर चाइना ने भी रिटेलिएट किया, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर उसने भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया। अब अमेरिका ने जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई उसके पीछे मुख्य कारण तो यही था कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स कम से कम आए अमेरिका के अंदर, जिससे फिर वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो। So basically it was done in order to address the problem of negative balance of trade या trade imbalances that US was facing while having trade with China। ये चाइना से ज़्यादा सामान अमेरिका के अंदर आ रहे थे और इस कारण से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा था। जब बहुत सारे इंपोर्टेड आइटम्स आपके देश में आएंगे तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को तो नुकसान होगा ही, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स उतना सामान नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू गिव प्रोटेक्शन टू द लोकल मैन्युफैक्चरर्स, द यूएस imposed हायर टैरिफ रेट्स एंड देन इट वाज रिटेलिएटेड बाय चाइना आल्सो। बट ट्रेड वॉर जब भी होता है ना, तो कुछ ना कुछ बहाने दे करके होते हैं। इट इज़ ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो मेन रीजन वाज ट्रेड इम्बैलेंस, बट इट वाज डन ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ, बहाना ये सब डाले जाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट आ रहा है कहीं ना कहीं इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन हुआ है, लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है इस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान, या इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया है, या हेल्थ स्टैंडर्ड सही नहीं है। इन सब चीज़ों को बोल करके फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर कभी कभार या तो इंपोर्ट पे सीधा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, नहीं तो फिर किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर टैरिफ रेट्स बढ़ाए जाते हैं। और ऐसा आपको ट्रेड वॉर चाइना और यूएस के बीच में खूब देखने को मिला ड्यूरिंग ट्रंप 1.2 रेजीम। अभी हाल फिलहाल में इसकी चर्चा वापस से क्यों रिन्यू हो गई है? क्योंकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। नाउ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, ही इज इलेक्ट राइट नाउ, ही विल होल्ड या एज्यूम द ऑफिस फ्रॉम जनवरी 2025। तो उनके रिटर्न के बाद more or less it is clear कि trade war is about to begin again, especially it will be started by the US। proposal is already ready। 10 से 20% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगभग हर प्रोडक्ट पे वो बढ़ाएंगे जिस भी देश से आने वाला हो। चाइनीज गुड्स के ऊपर लगभग 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ाने वाले हैं, ऐसा more or less proposal है। तो that means the trade war between China and US is set to return again with return of Trump आज यूएस प्रेसिडेंट। अब ट्रेड वॉर से किसी भी देश को उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो समझते हैं। कुछ तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं ही,
जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है बिकॉज दे गेट अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म फ्रॉम द फॉरेन इंपोर्ट्स। जैसे अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री realized some relief after that increased tariff rates on the Chinese import of steel in the US। तो अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री को कुछ फायदा हुआ ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप रेजिम 1.0। उसको कुछ तो प्रोटेक्शन मिला अगेंस्ट द एक्सेसिव फ्लो ऑफ चाइनीज स्टील इन द अमेरिकन मार्केट। लोकल इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा। जब लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा तो लोग फिर ज़्यादा लोकल इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोकल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेंगे, क्योंकि लोकल बिजनेसेस जब प्रॉस्पर होंगे तो फिर जो लोकल कैपिटलिस्ट्स हैं वो वहीं पे उसी देश के अंदर ज़्यादा फैक्ट्रियां सेटअप करेंगे, तो इट विल इंकरेज लोकल इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री को फायदा हुआ था ड्यू टू ट्रेड वॉर, तो चाइना के भी टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट को फायदा हुआ। जब चाइना ने अमेरिका से आने वाले तमाम टेक्निकल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी तो फिर लोकल चाइनीज टेक्नोलॉजिकल बिजनेसेस को फायदा हुआ। दे मेड मोर इन्वेस्टमेंट इन द लोकल बिजनेस एंड देन टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस ऑफ चाइना हैड इंक्रीज्ड। तो कुछ तो शॉर्ट टर्म फायदे होते ही हैं to the country that engages into kind of protectionism during trade war, but negatives बहुत सारे हैं और खासकर ग्लोबल लेवल पे नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट होगा ट्रेड वॉर का वो होगा इन्फ्लेशन। आप सोचिए, आप फॉरेन से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट आपके मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में महंगा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उससे वो प्रोडक्ट इन्फ्लेशन लाएगा कि नहीं लाएगा। तो इस तरीके से द सेम प्रोडक्ट विल नाउ सेल एट ए हायर प्राइस इन योर इकोनॉमी because you have increased import duty applicable on that product. So that may lead to inflation in that economy if higher import duty is applied. ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो जाता है। देखिए, जैसे ये दो मेजर पावर, ये दुनिया भर के बाकी देशों के लिए भी चिंता का विषय है विद रिटर्न ऑफ ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट। ये दो मेजर इकोनॉमिक पावर व्हेन दे एंगेज इनटू ट्रेड वॉर तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2018-19 में यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के कारण पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो डिसरप्ट हो गया था। कई सारे ऐसे ऑटोमोबाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना में बन करके आते हैं, वो सप्लाई हो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी लग गया। होता क्या है, देखिए आजकल एक पूरी दुनिया जो है वो एक इंटीग्रेटेड फैक्ट्री से बन गई है। आप ऐसा मत सोचिए कि सारे देश अलग अलग तरीके से एक सेपरेट कंपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें चाइना में बनती हैं, फिर वो कुछ चीज़ें अमेरिका में बनेंगी, असेंबल होगा जापान में। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन बिग फैक्ट्री। बट जब दो मेजर इकोनॉमीज आपस में ट्रेड वॉर में एंगेज होते हैं तो फिर ये जो ग्लोबल फैक्ट्री है वो डिसरप्ट होती है। चाइना के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कई सारे पार्ट्स बनते हैं जो अमेरिका में जाकर के वहाँ असेंबल होते हैं, फिर वहाँ से वो गाड़ियाँ जो हैं वो दुनिया भर के अलग अलग देशों में बिकती हैं। अब चाइना से आने वाले इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन अमेरिकन सप्लायर्स अभी तैयार नहीं थे पूरी तरीके से वो डेफिसिट को मेकअप करने के लिए। जब आप चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो आपके लोकल प्लेयर्स तो कैपेबल होने चाहिए ना उस सप्लाई गैप को मीट करने के लिए। The American suppliers were not ready to meet that supply gap and that led to a kind of void। और उस कारण से पूरा का पूरा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी डिसरप्ट हो गया था। अगर आपको याद हो 2019-20 में आप गाड़ियां बुक करने के बाद 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल तक वेट करना पड़ता था और उसके पीछे बड़ा कारण था यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर दैट हैड डिसरप्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन। जब एक बार ग्लोबल सप्लाई चेन टूटता है, जो वर्ल्ड फैक्ट्री है वो ब्रेक होगी, तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आएगा। पूरे दुनिया भर में एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट बनेगा। कोई भी मेजर प्लेयर जो है, मेजर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से घबराएंगी एट ग्लोबल स्केल और इस तरीके से पूरा का पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्लोडाउन के ग्रिप में जा सकता है। अब जब ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट की तरह रिटर्न आना तय हो चुका है तो अब मोर और लेस इट इज ऑल्सो क्लियर कि ट्रेड वॉर विल ऑल्सो बिगिन। भारत के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी जानना जरूरी है। तो
जैसे चाइना का ओवरऑल ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, भारत का भी ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। लगभग $35 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, यानी कि जितना सामान हम अमेरिका से मंगाते हैं उससे ज्यादा वैल्यू का सामान हम अमेरिका में बेचते हैं, यानी कि हर साल अमेरिका के साथ बिजनेस करके लगभग हम लोग $35 बिलियन कमाते हैं। अब ये जो सरप्लस है कहीं ना कहीं अमेरिका को चुभेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली विल टेक सम स्ट्रिंजेंट मेजर्स अगेंस्ट दिस सरप्लस। तो इसी कारण से एक चिंता है कि अंडर ट्रंप 2.0 यानी कि इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन देयर वुड बी रिन्यूड प्रेशर। सीधा सीधा ये ट्रेड सरप्लस है बोल करके इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बनाएंगे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, कुछ और तरीके लगाएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेट हो रहा है, लेबर स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया गया, या डिजिटल ट्रेड पॉलिसीज वायलेट हो रही हैं, और इससे हमारे जो देश की एक्सपोर्ट सेक्टर की कंपनियां हैं जो खूब सारा एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, स्टील, एल्युमिनियम, उनको नुकसान हो सकता है, और उससे फिर लोकल जीडीपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जीडीपी नीचे जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सफर कर सकता है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about domestic systematically important bank, DSIB, banks that are considered too big to fail. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो देखिए, हर साल ही आरबीआई एक लिस्ट निकालती है उन बैंक्स की जिनको आरबीआई कैटेगराइज करती है एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डीसिब, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। और साल 2023-24 के लिए डीसिब की लिस्ट रिलीज कर दी है आरबीआई ने, और 3 बैंक्स को आरबीआई ने डिक्लेयर किया है एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। दे आर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। पिछले साल भी यही 3 बैंक थे जिनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक आरबीआई ने डिक्लेयर किया था। ये बैंक्स, इनको डीसिब डिक्लेयर करने का मतलब है कि ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये फेल होते हैं तो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा। यही कारण है कि इन 3 बैंक्स के लिए एडिशनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्टैब्लिश करता है आरबीआई, जैसे इनके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल एडिक्वेसी के मेजर्स लगाएगा, इस तरीके से। तो इन तीनों बैंक्स को चूंकि डीसेप बोला गया है, दे आर टू बिग एंड दे मस्ट नॉट फेल, अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इन 3 बैंक्स को थोड़े ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं ताकि ये कभी फेल ना हो, क्योंकि अगर ये फेल हो गए तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खराब हो सकती है। अगर ये कॉन्सेप्ट डीसिब की बात करें तो इसको आरबीआई ने पब्लिश करना शुरू किया था साल 2015 से। सबसे पहले तो 2015 में सिर्फ एसबीआई को क्लासिफाई किया गया था एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, बाद में आईसीआईसीआई या एचडीएफसी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रास फेस्टिवल। Majuli all set to celebrate Ras. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. अब मुझे पूरा भरोसा है कि रास फेस्टिवल चिन्मय सर तो जरूर पढ़ाते होंगे अपने असम स्पेसिफिक लेक्चर्स में, बट जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया, जितनी मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मैं कवर कर रहा हूँ। एक मेंस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा रास फेस्टिवल पे आज, तो देखते हैं। आपको भी पता ही होगा, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा ही पता होगा कई सारे स्टूडेंट्स को। ये जो रासलीला फेस्टिवल है एक एनुअल फेस्टिवल है जो फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दौरान अक्टूबर नवंबर के महीने में, काती आघुन महीने में सेलिब्रेट किया जाता है इन असम। तो एनुअल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है द पूर्णिमा डे, अक्टूबर नवंबर के महीने में खासकर। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण की स्टोरी लाइफ को डिपिक्ट की जाती है इन फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। लॉर्ड कृष्ण इज depicted as divine, as a god of course, accompanied by gopis of Gokul. 9 भक्ति रस में क्लासिफाई किया जाता है रास फेस्टिवल को। उसके अलावा नाट्य रस में क्लासिफाई किया जाता है। 9 भक्ति रस एंड नाट्य रस में क्लासिफाई किया जाता है रासलीला को। और इसमें
लॉर्ड कृष्ण के लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को डिपिक्ट की जाती है, जैसे उनका बर्थ हो गया, अपब्रिंगिंग एट किंग हाउस ऑफ किंग नंद, उसके अलावा चाइल्डहुड एक्टिविटी, किलिंग ऑफ डेमन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज, देन प्ले विथ गोपीज, ये सब कुछ डिपिक्ट किया जाता है ड्यूरिंग रास फेस्टिवल। अगर रास फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन आसाम की बात की जाए तो 1840 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया रास फेस्टिवल को इन दक्षिण पथ सत्र एट माजुली। धीरे धीरे बाकी सतराज में भी इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया सतराजन नामघर में। जो उदासीन सतराज हैं जहाँ पे विमेन नहीं जाती, वहाँ पे रास डांस इज परफॉर्म्ड बाय द मेल मेंबर्स ओनली, सेलिब्रेट इनमेट्स, जो ब्रह्मचारी इनमेट्स हैं वही रास डांस करते हैं। उनमें से कुछ लोग फीमेल कॉस्ट्यूम पहन करके रास डांस को परफॉर्म करते हैं। और अब तो रास डांस अलग अलग जगहों पे, लेकिन मेनली अभी वो माजुली में और बोरपेटा का सबसे प्रोमिनेंट है, बट उसके अलावा कई जगहों पे और भी रास फेस्टिवल बनाया जाता रहा है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, पीताम्बर देव गोस्वामी जी, he transformed Ras Leela into stage performance in 1934 and later on girls participation was allowed in 1950. करंट न्यूज यही है कि रास फेस्टिवल हैज स्टार्टेड एट मजूली आइलैंड विच विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 15th टू 17th नवंबर। ये मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, डिस्कस द कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ रास फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम, हाउ डज दिस फेस्टिवल कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एंड कम्युनल हार्मनी। तो ध्यान से देखें तो इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं, सिग्निफिकेंस बताना है आपको, उसके अलावा इस फेस्टिवल का रोल बताना है इन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, और कम्युनल हार्मनी को प्रोटेक्ट करने में इसका क्या रोल है वो आपको बताना है। अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, मैंने भी चिन्मय सर से हेल्प करके ये क्वेश्चन का आंसर डेवलप किया है। इसमें मेरी नॉलेज तो आपको भी पता है कि काफ़ी लिमिटेड है, तो फिर भी आंसर है, आप ज़रूरत पड़ने पे इस आंसर को कंसल्ट कर सकते हैं। पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर इस आंसर को एक बार देख लीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बुकर प्राइज, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस साल का बुकर प्राइज दिया गया है टू ब्रिटिश ऑथर समंथा हार्वे, साल 2024 का बुकर प्राइज फॉर हर नॉवेल ऑर्बिटल। तो वैसे भी बुकर प्राइज फिक्शन नॉवेल के लिए दिया जाता है, तो ऑर्बिटल इज अ फिक्शन नॉवेल विच डिपिक्ट्स वन डे स्टोरी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है लो अर्थ ऑर्बिट में, हैबिटेबल सैटेलाइट जहां 5 से 6 एस्ट्रोनॉट्स एक बार में रह करके कॉस्मिक रेज को स्टडी करते हैं, 2-3 दिनों पहले मैंने आपको बताया था। तो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स के लाइफ को डिपिक्ट करने की कोशिश की है समांथा हार्वे ने इन हर नॉवेल ऑर्बिटल। एक दिन की स्टोरी है। इस नॉवेल में एस्ट्रोनॉट्स के लाइफ एक्सपीरियंस को, एक दिन के लाइफ एक्सपीरियंस को बताया गया है। इसके हिसाब से एक 24 घंटे के अंदर 16 सनराइजेज एंड 16 सनसेट्स देखने को मिलता है एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि वो तो मूव करता रहता है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो अलग अलग जगहों पे सनराइज एंड सनसेट देखने को मिलता है। बुकर प्राइज इस साल का किसको मिला, याद रखना आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ओवरऑल बुकर प्राइज के बारे में भी याद रखना है कि क्या है बुकर प्राइज। 1969 से दिया जाना शुरू किया गया है बुकर प्राइज फॉर फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर। तो ध्यान रहे, बुकर प्राइज सिर्फ उस किताब के लिए दिया जाता है विच हैज बीन ओरिजिनली रिटेन इन इंग्लिश। ट्रांसलेशन भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि ओरिजिनली लिखा गया किसी भाषा में और बाद में अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया गया, ऐसे बुक को बुकर प्राइज नहीं मिलेगा। इट इज द बुक मस्ट बी पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड बाय ए रजिस्टर्ड पब्लिशर देयर। ऑथर कैन बी फ्रॉम एनी नेशन, but book must be published in UK and Ireland. Prize money is 50,000 pound. Organization involved in giving Booker Prize is Man Group Organization and Booker Prize Foundation. Department of Government Efficiency, DOGE. Again important from prelims point of view. याद रखिए, क्या पता prelims में क्या पूछ ले। तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान उनको खूब सपोर्ट किया इलॉन मस्क ने, और उनके स्टार्टिंग के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के कॉम्पिटिटर रहे थे विवेक रामास्वामी। तो रिपब्लिकन पार्टी से विवेक रामास्वामी ने भी अपना कैंडिडेचर से फाइल किया था
फॉर प्रेसिडेंशियल पोस्ट, बाद में वो हट गए थे वापस। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने इंक्लूड कर लिया है इन हिज न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इलॉन मस्क विल बी हेडिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज। डॉज नाम यूनिक है, मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इलॉन मस्क एक स्पेशल तरीके के क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते रहे हैं जिसका नाम है डॉज कॉइन। इसके बारे में हमेशा वो सपोर्ट करते रहे हैं। इट हैज़ बीन ऑफ टू मच इंटरेस्ट ऑफ मस्क, इलॉन मस्क, और अब उनको डॉज डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जहां उनको विवेक रामास्वामी, जो अमेरिका के एक समझिए जाने माने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी लीडर हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो मेनली डॉज डिपार्टमेंट विल बी टेकन अप बाय इलॉन मस्क, सपोर्टेड बाय विवेक रामास्वामी। इलॉन मस्क किन किन एरियाज पे काम कर सकते हैं? तो रिलेशन विद चाइना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टैक्स पॉलिसीज ऑन गवर्नमेंट जॉब कट्स, स्टारलिंक सर्विसेज जो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा डेवलप की जाएगी, स्पेसएक्स इन्वॉल्वमेंट विद द गवर्नमेंट, ये सब चीज पे वो काम करेंगे। आर्टिकल 6 से संबंधित ये चौथा स्टेटमेंट बस गलत है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली डज नॉट टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग। बाकी 3 सही है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरा गलत है। जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो फर्स्ट टाइम भी वोट करते हैं, और अगर टाई हो गया तो दूसरे टाइम में वो सिर्फ अकेले वोट करते हैं, कास्टिंग वोट। अदरवाइज तो टाई हो ही नहीं सकता। 6 मेंबर में से अगर पहले बार में आरबीआई के गवर्नर वोट ही ना करें तो 5 मेंबर्स में टाई कैसे होगा? तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और यहाँ पे देखा जाए तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर नहीं है 2024 जो है, वो सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर। That's all from our side for today. Thanks for watching.